अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। कौन से मौज़ूआत पर आज हम बात करने वाले हैं आपको बताए देते हैं। सबसे पहले जिक्र होगा जी वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया। बहुत सारी अहम बातें उन्होंने की, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चीज़ डिस्कस की जा रही है वो उनकी मुज़ाकरात के लिए दोबारा दावत है PTI को। कहना उनका ये था कि जी वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और तहरीक इंसाफ को उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश भी करती है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कहा यह जा रहा था जब PTI की जानिब से इनकार किया गया कि वो जी इस कमेटी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका मुतालिबा 7 दिन के अंदर जो था जुडिशल कमीशन बनाने का, किसी भी 2 मामलात कहे गए थे, चले किसी एक पे भी बन जाता तो उन्होंने कहा कि हम आगे सोचते, चौथा दौर जो है वो मुलाकात का हो जाता, गुफ्तगू का हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा था बहुत सारे नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि अगर ये हमारे साथ बैठते तो हो सकता है कि हम इन्हें पार्लिमानी कमेटी बनाने की कम अज़ कम ऑफर कर देते, ये शायद उससे भी हम आगे जाते। चले एक पेशकश तो सामने आई है, अब इस पर रिएक्शन क्या सामने आ सकता है, PTI की जानिब से क्या जवाब सामने आ सकता है, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे आज के प्रोग्राम में। और जी साथ ही साथ हमने आज जिक्र करना है नैब का। फिर नैब की जानिब से लिखे गए ख़त के बाद FIA का, जो बहुत ज़्यादा हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है। कल हमारे ही शो में कुछ लोगों का ये मानना था कि जी FIA कुछ नहीं कर पाएगी, बेशक नैब उसको ख़त लिखे या मलिक रियाज को यहाँ लाने के हवाले से कोई भी इक़दाम करने को कहे तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेज पर आकर बेबस हो जाएगी। लेकिन अभी FIA कुछ ना कुछ मुतहरिक इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने मलिक रियाज के, अली रियाज के, फ़राह गोगी और शहजाद अकबर के जो पासपोर्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं इनफैक्ट। तो कहा यह भी जा रहा था हमारे तज्जियाकारों की जानिब से कि इनके पास तो और मुल्कों के भी पासपोर्ट होंगे, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी, इस पर आज हम बात कर लेंगे। और फिर जी हमें आपको एक बड़ी खबर देनी है। बड़ी खबर ये इसलिए है, वैसे ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बड़ी खबर और ब्रेकिंग में भी ज़ाहिर है कि डिफरेंस होता है। बड़ी खबर ये इसलिए है कि ये नाज़रीन मेरे और आपसे मुताल्लिक है, ये आवाम से मुताल्लिक है और हमें ये खबर बहुत अरसे से, बहुत दिनों से सुनने में आ रही है। और जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इससे बड़ी खबर क्यों नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मैं बात कर रही हूँ महंगाई से हवाले की खबर की। कहा यह जा रहा है कि जी दिसंबर में महंगाई की जो शरह है उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। महंगाई की शरह जो है वो 0.80% कम हो गई है और गुज़िश्ता साल दिसंबर में महंगाई जो है 28.8%। इसकी डिटेल्स आगे चल के मेरे ख्याल में मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। आदाद शुमार जो है सही से वो भी आपसे हम शेयर कर रहे होंगे कि हुकूमत ये क्यों कह रही है और मुझे और आपको, आवाम को क्यों महंगाई में कुछ फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता है। बल्कि हम तो जब भी बाहर निकलते हैं कुछ ख़रीदने लेने के लिए तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। किससे डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे जी काशिफ रफ़ीक साहब से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ सनाउल्लाह खान साहब को आप देख सकते हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब मौजूद हैं जी वीडियो लिंक पर, और शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान का, तमाम तज्जियाकारों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है सनाउल्लाह साहब, आप चूँकि बड़े हमारे बहुत सारे दिनों से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे, लेकिन आप चूँकि आज तशरीफ़ लाए हैं तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए पहला सवाल आज आप ही से करने जा रही हूँ कि सर ये आपको लगता है कि एक बड़ी पेशकश है या आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिस पर PTI जो है वो फ़ौरन से भागी भागी आएगी, या आपको लगता है कि नहीं PTI भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि शायद उससे गलत फैसला हो गया था, मुज़ाकरात से इनकार का, वापसी चाह रही थी, तो ये एक बड़ी ऑफ़र है, बड़ी पेशकश है सर उसके लिए? बहुत शुक्रिया आसमा। देखें ये जो आप बात कह रही हैं ना कि जो पेशकश की गई है, एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, मेरे ख्याल में PTI जो है ना, PTI को अंदाज़ा है इस बात का कि ना कमीशन बनेगा जी, और ना जो उनके जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा, ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होगा। ये उनको क्लियर मैसेज मिल गया है और वो अब ये समझते हैं कि ये ताख़ीरी हरबे हैं और इसी तरह किया जाता है सियासत में। और नून लीग ने भी ये जो हुकूमत की एक कमेटी बनी हुई थी, इनके इख्तियार में कितना जो है फ़ैसला करने का इख्तियार है कि वो इन चीज़ों पर किस हद तक आगे जा सकते हैं, ये सबको पता है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में PTI का जो अब आखिरी वो नज़र आ रहा है, जो उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, मेरे ख्याल में उनको अमेरिका से उम्मीदें हैं और किसी से उनको अब उम्मीद नहीं है। वो तो उम्मीद मेरे ख्याल में PTI का मतलब है वन मैन शो। हाँ, जो इमरान खान फैसला करेंगे वही चलेगा। बाकी लीडर्स की, जितने भी बड़े लीडर हैं, वो 1 मिनट में उनको ज़मीन पे ले आते हैं, आसमान पे ले जाते हैं और उठा के वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। तो वो उनके जहन में ये बात समा चुकी है, बल्कि मुझे लगता है उनके DNA में है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो भी फैसले होने हैं ना, वो फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या अमेरिका ने करने हैं, और किसी का इख्तियार ही नहीं है। वो उनके जहन में, अब मैं तो समझ रहा हूँ उनके DNA में भी ये बात आ गई है। और उन्होंने एक दो, आप पिछले 24 घंटे देखें तो उन्होंने ये बातें की भी हैं
कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से ही और फौज से ही बात करेंगे, बाकी किसी से बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये जो सारी एक मशक की गई ये बेकार गई? देखिए इसके पीछे भी एक आप देख लेना, वो जो इनकी जो बैकडोर मीटिंग्स हुई थी और जो ओपनली भी फौज की तरफ से बातें हुई हैं, उसमें साफ कहा गया है कि जी उनको ये मैसेज दिया गया है कि आपने जो भी बातचीत करनी है वो सियासतदानों से करनी है, फौज बराह रास्त बात नहीं करेगी। तो हो सकता है ये उनको वहाँ से मैसेज मिला हो कि एक ट्राई मारें आप, और लेकिन यहाँ अगर वो कमीशन बनाते हैं या इलेक्शन की धांधली के हवाले से कोई चीज़ बनाई जाती है या 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है, तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो हम भी लोगों से मिलते हैं, तो वो एक इनको टाइम कंज्यूम एंगेज किया जा रहा था। और मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ पीटीआई को एंगेज रहना चाहिए था। मे भी थोड़े बहुत तो बेनिफिट आप ले सकते हैं ना, लेकिन वो समझते हैं कि उनको फौरी तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है और उन्होंने 2 ही रास्ते इख्तियार किए हैं। एक एहतजाज का, आपको पता है एहतजाज का, अब जो नए केपी के सदर बनाए गए हैं पीटीआई के, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, बड़ी खौफनाक अनाउंसमेंट की है उन्होंने कहा दोबारा से इस्लामाबाद पर धावा देने की उन्होंने बात की है और उन्होंने केपी बंद करने की बात की है कि पंजाब से और बाकी सूबों से केपी को बंद कर देंगे। मतलब है ये बगावत के जुमरे में मैं तो इसको समझता हूँ, इस किस्म की बात है। तो वो उधर ही खड़े हैं। जो खान साहब चाहते हैं, एक तो वो चाहते हैं कि उन्हें डायरेक्ट ट्रंप जो है यहाँ पर फ़ोन करे आर्मी चीफ को और उनसे कहे कि जी अभी जाएं और चाबी लेके जाएं और अडियाला जेल को मैं होल्ड करता हूं, आप जरा जाके और उसको जाके फिर वजीर आजम हाउस में बिठा दें। वो इसकी तवक्को कर रहे हैं और उनकी उम्मीद उधर ही है। दूसरा वो कहते हैं कि हम जाके सड़कों पे निकलेंगे और चीज़ों पर कब्जा करके ना हम खुद इनकलाब ले आएंगे। तो दो ही उनके जहन में बसे और वही रास्ते उन्होंने इख्तियार किए। ठीक है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है ना सनाउल्लाह साहब कि अब जो है ना वो एग्रेसिवनेस की तरफ जाती हुई हमें पीटीआई दिखाई देगी, क्योंकि वो ये समझती है कि नरमी से ये जो पिछला थोड़ा अरसा नरमी दिखाई गई है। वैसे नवंबर तक क्या हालात है वो तो सभी के सामने थे। काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, नवंबर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से भी सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं और सनाउल्लाह साहब के अलावा जिस तरह से खुद पीटीआई की क़यादत में बहुत सारी ये बातें हो रही हैं, पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ये कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि जी अब जो है ना हमने बड़ा नरमी से पेश आ लिया, बड़ा अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर ली, अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छी अच्छी बैठकें कर ली, अब दोबारा से हम अग्रेसिव हो रहे हैं और हम इनको बताएंगे कि ये मामला इस तरह से नहीं सीधा हुआ तो उस तरह से सीधा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के लोगों का, उनकी क़यादत का एक ही अलमिया है जी कि वो अगर बढ़ के ना मारे, गंडासे ना चलाएं, रोडों पे आने की बात ना करें, तो उसके अलावा उनकी आवाम, उनके लोग, उनके कारकुनान उनके साथ इंटैक्ट नहीं रहते। हाँ। अच्छा, जो कुछ आपने माजी में कर लिया, 24 नवंबर को किया, उससे पहले अक्टूबर में किया, उससे पहले आपने जो किया, खुद बानी तहरीक इंसाफ की सरबराही में जो आपने पीडीएम के दौर में तहरीकें चलाई, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? ये जो साहब जिनकी आप बात करें कि जी हम पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता मुनक़ता कर देंगे, हम ये कर देंगे, इनसे सिर्फ एक बंदा कोई बात पूछे कि हुजूर वो सरकमस्टांसिस बता दीजिए, वो गिद्दड़ सिंगी बता दीजिए, वो तरीकाकार बता दीजिए कि चेयरमैन पीएसी आप कैसे बने। आप 1 साल तक शेख वकास अकरम बेचारा नहीं बन सके, आप कैसे बने? 2:30 बजे कमेटी का इजलास नहीं हुआ, 5:30 बजे कैसे मुत्तफिका नोटिफिकेशन हो गया? सिर्फ एक ही मामला है और वो मामला ये है, अवाम को किसी तरीके एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो, अपना वोट इंटैक्ट रखो। अगर तहरीक इंसाफ ये ना करे तो और क्या करे? अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, देखिए सियासतदान 8 सियासी जमातें बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे सियासत से रास्ता हल नहीं निकालना चाहती या नहीं निकाल सकी, और वो देख रही हैं कभी अमेरिका की तरफ, कभी किसी और की तरफ, कभी किसी और की तरफ। तो फिर आप आवाम को खुल के बताएं कि हम जनाब सिर्फ ये शोबदेबाजी कर रहे हैं, नून वाले अपने वोटर के साथ, पीटीआई वाले अपने के साथ, पीपल्स पार्टी वाले अपने के साथ, अंदर से सारे एक पेज पे हैं, मिले हुए हैं। और जिसकी वाज़ेह जिंदा मिसाल चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर साहब को देना, दूसरी जिंदा मिसाल पी का। अब आप जो 140% तनख्वाहें बढ़ाना। अच्छा, अब आप ये 3 पॉइंट देख लें और इनकी बढ़ के देख लें। अच्छा, अब बानी तहरीक इंसाफ ने बाहर निकलना है भाई। वजीर आजम कह रहे हैं कि आए आके बैठ के बात करते हैं। आप कह रहे हैं जी 2024 के इंतखाबात के ऊपर भी कमीशन बनाए, आप ये करें। भाई वो कहते हैं पार्लिमानी कमीशन बना लेना, हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते, आप बैठ के पार्लिमान की कमीशन बना लें। क्यों पार्लिमानी कमीशन नहीं बन सकता? आप सियासतदान है, पार्लिमान है, आप कहते हैं सियासतदानों ने मुल्क बनाया। अच्छा, आपने ये बयान दिए थे कि पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर हमने मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर हम स्पीकर साहब के पास गए,
पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर स्पीकर साहब को तरला मारा। काशिफ साहब, पाकिस्तान कहा और तो यही अवाम की जाता है ना। खातिर आपने सभी कहते हैं ना, ये सिर्फ पीटीआई ने थोड़ी कहा सुन है। लीजिए ना, हुकूमती कमेटी बनी, आप बैठे मुज़ाकरात में बैठे, आज नहीं बैठेंगे, कल बैठेंगे, 2 दिन बाद बैठेंगे, 2 महीने बाद बैठेंगे, ट्रंप के कहने पे बैठेंगे, किसी और के कहने पे बैठेंगे। मैं आपको एक बड़ी वाजे, मैं क्लियर हूं इस मामले में जी। ये रास्ता मुज़ाकरात से निकलना है, ये ढील और डील का मामला पार्लिमान से निकलना है, तहरीक इंसाफ को रिलीफ पार्लियामेंट से मिलना है, और रिलीफ मिलने का ठीक हो गया। एक ही रास्ता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाए और अदम एतमाद ले आए। दूसरा कोई रास्ता नहीं। और मैं ये समझता हूं, आखिरी जुमला, मैं ये समझता हूं इसकी इब्तिदा हो चुकी। ठीक है शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से काशिफ साहब फरमा रहे हैं कि जहां से पीटीआई ने उम्मीदें लगा रखी हैं वहां से उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल सकता है, रास्ता सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान से मिल सकता है। आप इत्तेफाक करते हैं? अगर मिल सकता है तो फिर पहले तो मीटिंग्स उन्हीं से हो रही थी ना सर, 3 बैठकें तो उन्हीं के साथ हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये भाई काशिफ जिस वक्त बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ पे नहीं देना चाहते, तो मुझे अनैथसन भट्टी याद आ गए। वो उनका एक बड़ा मशहूर गाना था, नौशाद साहब मुस्कुरा उठे हैं, वो था कि सदके में जामा उन्हें दे जिन्हां दियां बांकियां टोरा। ये जो साहब अपनी दाढ़ी नहीं देना चाहते किसी और के हाथ में, तो ये काला कोट पहन के तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे? ये जब कोई और मामला होता है उस वक्त वो काला कोट पहन लेते हैं। आज उनको अपनी दाढ़ी की फिक्र हो गई है कि दाढ़ी किसी के हाथ में नहीं देनी। नाम भी ले दिया मुझे तो करें ना कभी- शहजाद साहब, हमें नहीं समझ आती कोर्ट की दाढ़ी की, आप नाम ले दें। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं जब कभी भी पाकिस्तान की सियासत को देखता हूँ बतौर तालिब इल्म, तो मेरी अपनी कैफियत पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैं मायूस हूँ, पजमुर्दा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अ नाइटमेयर ऑन अलम स्ट्रीट देख रहा हूँ, कोई बहुत डरावनी खौफनाक हॉरर मूवी है जो मैं देख रहा हूँ। और अगर किसी दिन मेरा मूड बहुत अच्छा है तो उस दिन मुझे लगता है मैं टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ। तो इस वक्त ये सारी जो सियासी जमातें हैं ये टॉम एंड जेरी खेल रही हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रही हैं। ये संजीदा एफर्ट नहीं है। वजीर आजम ने कहा जी आए मेज पर बैठे। अब मुझे आप चारों लोग हाथ दिल पे रख के मुझे बता दें कि इन चारों, ये जो पेशकश कर रहे हैं, पेशकश करने वालों के हाथ में है क्या? क्या इनके हाथ में एक्चुअली कोई पॉलिटिकल डायलॉग करके किसी सॉल्यूशन पर पहुंचने की और कोई रिलीफ देने की ताकत है उनके पास? उनके पास कोई ताकत तो नहीं। फिर ये सर, फिर ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स का इल्जाम जो है ये हम उन पे ना लगाए ना, सियासी जमातों पे ना लगाए ना, फिर ये तो उधर से किया जा रहा है कि चले जी थोड़ा टाइम गेन कर लें। देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के पास तो सिवाय खेलते रहने के, टेबल टेनिस की नॉकिंग करने के और कोई काम नहीं है। तो जब उधर से इशारा आएगा उस वक्त आप बैठ के बात भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब तक उधर से इशारा नहीं आता, अच्छा अब ये इशारा अमेरिका से होकर आता है या डायरेक्ट वहां से आ जाता है, ये इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सनाउल्लाह साहब की जो तजिया है उसके बेशतर हिस्से से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अभी इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये इंतजार इन्होंने सारे का सारा ट्रंप के बोझ पे, ये कंधों पे बोझ डाला हुआ है। अब पता नहीं ट्रंप साहब इनकी मुद्दों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। पीटीआई की बात कर रहे हैं ना फारूकी सर, साहब, वो पीटीआई की बात कर रहे हैं। मैं जनाब आपके जो मातूब हैं पीटीआई वाले और जो मजलूम लोग हैं मेरे नजदीक, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जाहिर है कि आप अपना बाबा जो है उसका झंडा बुलंद रखिए। नहीं, मैं तो अगर इजाजत दे मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ नौशाद साहब से, इजाजत से कि हुजूर माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने या जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने एक दूसरे के खिलाफ खुले लफ्जों में प्लानिंगें भी की, इल्जामात भी किए, बढ़ के भी मारी, लेकिन उनको आखिर ये समझ आ गई कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, बैठना है और बैठ के चीजों को आगे लेके चलना है। उन्होंने सीख लिया ना, सीख लिया ना। अगर नहीं सीखा तो शहबाज शरीफ साहब सदर कैसे हजूर? और सर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। चले शहजाद साहब उन्हें कंप्लीट करने देना, फिर आती हूँ मैं आपकी तरफ। शहजाद साहब हजूर, काला कोट जो है आपने एक जुमला कहा था काशिफ साहब, यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन गए थे। आप तो नाम लेने को तैयार नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूं, आप नाम ले। अच्छा, अब गिलानी साहब के मामले के बाद बढ़ के लगी, पंजाब की हुकूमत खत्म हुई, एक दूसरे के ऊपर बातें की गई, लेकिन इकट्ठे बैठ के हुकूमत चल रही है। आज ये हकीकत है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है और आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट है। आप मुझे बताएं इनके अलावा क्या ऑप्शन है? क्या इमरान खान ने हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के लोग साथ नहीं मिलाए? क्या उन्होंने रातों रात टिकटें नहीं चेंज कराई? ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। नौशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं काशिफ साहब। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं नौशाद साहब की तरफ। नौशाद साहब प्लीज आप फरमाइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात यह है कि मैं ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इसकी माफ़ी मांग चुके हैं, अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं, जो वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और पीपल्स पार्टी को इसकी रियलाइजेशन वो करा चुके हैं कि मेरे से गलती हुई थी, मुझे आइंदा एहतियात करनी है। एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है ना, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मुज़ाकरात जो थे, जो शुरू किए गए थे ये सिविलियन, इसका मकसद सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और उस वक्त ये ख्याल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो कोई जो है उन्हें फॉरेन एड आएगी, ट्रंप साहब आएंगे, ये जो सनाउल्लाह साहब ने अभी आपके सामने सिनेरियो रखा है, बिल्कुल इसी तरह की सोच थी उनकी कि जनाब रातों रात जेल का ताला खुलेगा और वो बाहर आ जाएंगे और सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। एक मामला ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मैं इस चीज से बिल्कुल 100% डिसएग्री करता हूं कि गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है या इस कमेटी के पास। इस वक्त अगर किसी के पास इख्तियार है तो वो ये जो इस वक्त कमेटी बनाई गई थी ये मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार थी, जो हुकूमती कमेटी है। एक बात। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज से कुछ अर्सा पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन इस वक्त वो बतौर वजीर आजम बाइख्तियार हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए कुछ अर्सा पहले तक ये ख्याल था कि सर चले कोई एक चीज भी गिनवा देना, किस में बाइख्तियार हैं, या चले डायरेक्टली बात कर लेते हैं। बानी की रिहाई को लेकर वो हैं बाइख्तियार। बानी को सानिया 9 मई की तब्दीली के हवाले से सानिया 9 मई को लेकर की तब्दीली के हवाले से करो भाई, जो पीछे पड़ गया नौशाद साहब, ठीक है, उनका पॉइंट सुन ले। देखिए मुज़ाकरात की हद तक मैं जो बात कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि जो दूसरी साइड है जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ से बिल्कुल चिट्टा कोरा जवाब आ चुका है कि जी आप इन्हीं से बात करेंगे। जब आप ये कहते हैं कि आप इन्हीं से बात करेंगे तो इसलिए वो इस वक्त बाइख्तियार हैं इस मामले के अंदर। उन्हीं से बात अगर होगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस साइड के ऊपर जो रिजॉल्व है वो ये है, जो मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि 9 मई की पब्लिक माफी मांगी जाएगी तो एनआरओ की बात की जाएगी। और ये मुज़ाकरात है, मैंने एक चैनल पे ये बता दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमीशन का मुतालबा करेगी तो जो हुकूमती जमात है उसने कहा कि फिर मामला 2014 से शुरू होगा। अगर आप 2018 के इंतखाबात की बात करेंगे, 2024 के ये इंतखाबात की बात करेंगे तो वो लोग 2018 के इंतखाबात को साथ रख के पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। पार्लिमानी कमीशन वो इसलिए बनाएंगे कि जब इमरान खान साहब के ऊपर 2018 के इंतखाबात की बात कही गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी की ऑफर की थी नून लीग को और उस वक्त की अपोजिशन को। तो आज की जो हुकूमत है वो उसी अपोजिशन को चाहती है कि वो वही हल दे जो उन्होंने उनको हल दिया था, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन बनाने वाला है, मैं जुडिशल कमीशन बनाने के हक में हूं और मैं इस हक में भी हूं कि चाहे 2014 से बनाएं, 18 से बनाएं या 24 में बनाएं, लेकिन जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं भी बना सकती तो उसको बनाना चाहिए। जिसकी रीजन मेरे नजदीक ये है कि लोगों के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी है या लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है और ये हुकूमत की बेहतरी के लिए है। लेकिन मैं एक मिसाल जरूर दूंगा, ये जो अभी जो दाना डाला है ना, ये इसको कबूतरबाजी की टर्म में कहते हैं दाना डालना। हुकूमत ने इस वक्त दाना डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज वजीर आजम ने जो बात कही है, या वो दिखाते हैं ना कबूतर बड़ा जो थका हुआ होता है तो वो आके मुंडेर पे बैठता है, जिस वक्त कबूतरबाजों की और गलती से उसको पकड़ने में नाकाम रहते हैं, वो निकल जाता है जिसको कबूतर, तो पीछे से फटाफट ना दाना फेंकते हैं या उसको पानी जो है ना वो किसी तरीके से दिखाते हैं ताकि वो दोबारा आकर मुंडेर पे बैठ जाए। तो इस वक्त हुकूमत की ये जो आज जो कोशिश की गई है, ये जो बात खोल दी गई है पार्लिमानी कमेटी वाली, इसका मकसद ये है, दो मकासद है इसके। एक मकसद तो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलेवर करे कि किसी तरीके से किसी सतह पर वो दोबारा मुलाकात में शामिल हो। एक बात कि वहां पे प्रैक्टिकली और सीरियसली कोई काम हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इसका जो पब्लिक जिसे कह लीजिए ऑप्टिक्स हैं उसको दुरुस्त करने के लिए कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भाग रही है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस तरह का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपोजिशन को देती थी, बिल्कुल उसी तरह का हल हम पीटीआई को दे रहे हैं। लेकिन इसको लेना या ना लेना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इसकी आज मिसाल भी दी है ना। इजलास के अंदर वजीर आजम ने कहा कि जी मैं काली पट्टी बांधकर अंदर दाखिल हुआ था, इमरान खान साहब सामने आए, उन्होंने कहा जी कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। तो जाहिर है कि वही ऑफर दोबारा से की गई है, वो दे रहे। और उसका मकसद ये है कि जो है ना, मैंने आपको दो ऑप्टिक्स गिनवा दी है, लेकिन जी सही हो गया। पीटीआई को ये ऑफर लेनी चाहिए क्योंकि डिबेट शुरू होगी, चाहे वो उनकी मर्जी की है या नहीं है। एंगेजमेंट से फायदा ये है कि जो अगला रास्ता है
वो हो के यहीं से गुजरना है, इसके बगैर अब कोई फिलहाल तो कोई चॉइस नहीं है। और ठीक है, लेकिन पिछले दिनों कुछ बातों से लग भी रहा था। नौशाद साहब, ब्रेक लेना है मुझे। जराए से ये बात बता रहा हूं, जिम्मेदार जराए से, जी, कि जी। यूएस वाली कोई ऑप्शन या इंटरनेशनल प्रेशर वाली कोई ऑप्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास नहीं है। बाकायदा तौर पर वो तमाम सोर्सेज जो प्रेशराइज किए जा सकते थे वो ना सिर्फ मैनेज हो चुके हैं, बल्कि उसमें से कुछ मामला जो हैं वो उनके अगेंस्ट भी जा चुके हैं। ठीक हो गया नौशाद साहब। शायद यही वजह है कि पहले खुद इन्होंने इनकार किया कि जी नहीं, हमारा मुतालिबा चूंकि माना नहीं गया तो हम नहीं आ रहे अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि अगर हमें कुछ ऑफर कर दिया जाए हुकूमत की जानिब से तो हम सोच सकते हैं। हमने रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर हमें आगे जी नैब FIA वाला मामला भी डिस्कस करना है। मलिक रियाज साहब के हवाले से जो भी चीज़ें आ रही है उस पर आपको अपडेट करना है। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे होंगे नैब के बाद FIA जो हमें मुतहरिक दिखाई देती है उसकी, लेकिन उससे भी पहले हमें बात करनी है जी तोशा खाने की, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जब से बानी को, बीबी को तोशा खाना के मामले में सजाएं हुई हैं, बहुत सारे जो और लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ खौफ जो हैं वो लाहक हो गए हैं। ये कौन से लोग हैं, क्योंकि फरागोगी का नाम लिया जाता है, लेकिन क्या मज़ीद भी कुछ इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो सामने आ रहे होंगे आवाम के। काशिफ रफ़ीक साहब, आप इस पर हमें प्लीज़ कुछ बताइएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस वक्त ये तोशाखाना का केस बहुत ज़्यादा ब्लो अप कर गया और बीबी और बानी दोनों को सज़ा होगी, दूसरा तोशाखाना 2 का केस अंडर ट्रायल है, तो उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियन, बिलखसूस ब्यूरोक्रेट्स और अस्करी इदारों के लोग जो हैं वो जिस जगह पे बैठे हैं उनको ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि तोशाखाना जो है ये बेसिकली हुकूमत का, सरकार की मलकियत है और अगर आपने इसको लेना तो उसको एक सेट पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन नून लीग की हुकूमत जब से आई, जो आज तक वैसे इससे पहले भी किसी पार्टी ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी फायदे उठाती रही, नून वाले भी उठाते रहे, मरियम साहिबा के पास जवाब भी नहीं होता फिर इसका। बिल्कुल, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने अब तक जो आई है, तो हुकूमत ने जो फिगर सामने आई है, हुकूमत की तरफ से $4,47,995 के जो तोशाखाना के तहाइफ मिले थे वो खजाने में जमा हुए हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को भी मिले हैं और इदारों के लोगों को मिले, जिसको जो मिला है, और उसके बाद उस पैटर्न को अडॉप्ट करने के बाद वो खरीद सकते हैं। असल चीज़ ये है कि चले इसमें एक डिबेट इंस्टीट्यूट हुई, बालनी को और बीबी को सजा हुई, इन्होंने इतना उसका ववेला किया कि खुद भी खौफजदा हो गए कि अब कोई तोशाखाना का तोहफा घर नहीं लेके जा पाएगा और उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लेके जा पाएगा कि जिस तरीके से माजी बईद में लेके जाते रहे। सो इस हुकूमत ने ये ज़रूर किया कि भाई आप ये हुकूमत की मलकियत है, भले वो किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी का, ख़जाने में डालें और ख़जाने के बाद उसको जब आप वायर बेचेंगे, उसकी ऑक्शन करेंगे, उसके तरीक़ाकार को अडॉप्ट करें, जिसको चाहिए वो ले ले और जो सेट पैटर्न में पूरा नहीं उतरता वो छोड़ दे। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है, अब इनको भी ये खौफ है कि हमने जो तोशाखाना का ववेला किया है और बीबी और बानी के ऊपर चीज़ों को इम्प्लीकेट किया है, ये कल फिजारी बात है, मकाफात अमल है ना। देखें, जिस तरह आप पिछले सेगमेंट में कह रहे थे कि नून लीग को इमरान खान ने कहा था मैं पार्लिमानी कमीशन बना देता हूँ, उन्होंने कहा हम भी पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। तो सियासत बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि मकाफात अमल का सिलसिला बहरहाल जारी और सारी रहता है। आप जब अपने लफ्ज़ बोलते हैं उनका भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है और जो अमल करते हैं उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलें, आप साथ ही लगे हाथों मलिक रियाज साहब का भी बता दीजिए ना। कहा तो उनके बारे में भी बहुत कुछ जा रहा है नैब की जानिब से, उन्होंने यहाँ गबन किया, यहाँ रिश्वत ली, यहाँ वीडियोस बनाए, ये सारी चीज़ें, तो उनको भी कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगतने के लिए लाए जा सकेंगे, पाकिस्तान बुलवाया जा सकेगा उनको। देखिए, मलिक रियाज साहब के हवाले से मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, मेरे अहबाब कहते हैं कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं किया जाएगा, ये सब टोपी ड्रामा जो मैं देखिए, मैं बिल्कुल इस मामले में क्लियर हूँ कि मलिक रियाज साहब ने गलत किया है तो गलत भुगतना है। देखिए, नैब ने लिखा FIA को कि जी इनको लेके आए, रेड वारंट जाए, इंटरपोल के वज़ारत दाखिला को लिखा, उन्होंने आज के ब्लॉक जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर दिए या कैंसिल कर दिए। अब मसला ये है कि आपने अपने अवेलेबल सर्कमस्टांसिस, अवेलेबल कवानीन के मुताबिक ही एक्ट करना है। तो ये आज तक ये अमल जो होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये इसके पीछे कोई ना कोई तो थॉट चल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। आइन की जब आप बात करते हैं तो जब अपने लिए इन्होंने कुछ करना होता है उस वक्त तो इसमें तरमीम भी कर ली जाती है। तो यहाँ भी कर लेना कोई तरमीम। मेरी बात सुने, इसी एक नुक्ते को आप ले लें, मैं यही तो मेरा रोना है कि भाई इन्होंने अपने लिए, चले मैं आपका आर्गुमेंट मान भी लेता हूँ, फारूकी साहब को भी खुश कर देता हूँ इस मामले पे कि इन्होंने अपने लिए सारी कानून साजी कर ली, तो हुजूर तहरीक इंसाफ ने भी अपने लिए कानून साजी पार्लियामेंट से करनी है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करनी है, पार्लियामेंट से करनी है। पार्लियामेंट में आए, लोगों के साथ नंबर बनाए, आप अपनी तरफ से एक और ठीक है ना सर। अभी तो चले मैं ख्याल में मलिक रियाज पे ही रहते हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सनाउल्लाह साहब, आप जरा ये बता दीजिए कि एक तो ये तोशा खाने में कौन कौन से तहाइफ आए हैं, कितने के आए हैं, 9 माह की हुकूमत
हुकूमत में कोई तोहफा किसने लिया है, किसने नहीं लिया, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने रख दी गई। जाहिर है कि मामला जब इतना आप किसी मामले को हवा देते हैं, इतना उछालते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी भी सफाई देना पड़ जाती है। मैं नून लीग की बात करी हूँ क्योंकि उनको अब ये बताना पड़ रहा है कि जी हम बहुत वो क्या एक लफ्ज़ पंजाबी में इस्तेमाल होता है, एक टर्म होती है ना, सत्य सावित्रे हैं, हमने तो इसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पहले जो कुछ सर होता रहा है, जो नून लीग अपनी हुकूमत में करती रही, यूसुफ रजा गिलानी के वो हार वाला मामला भी आपको याद होगा, जब एक बड़ी शख्सियत यहाँ पर आती हैं, सलाब जदगान की मदद के लिए जो कुछ वो देती हैं, वो चीज़ें भी अपनी जगह, और तोशा खाना भी अपनी जगह। सर मैं चाहूँगी कि इसको लिंक करके आप मलिक रियाज के साथ जो सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से सर फरमा रहे हैं काशिफ साहब के जी जहाँ तक हमारा कानून, हमारा आइन हमें इजाज़त देता होगा उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर तो सर मेरे ख्याल में ना ही समझिए ऐसी। मेरे से पूछा यार? जी सनाउल्लाह साहब आपसे पूछा। अच्छा, दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो तोशा खाना से है। जी सर। तोशा खाना की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एज ए पाकिस्तानी शर्म आती है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। शर्म मुझे इसलिए आती है कि हमारे साथ बैठा जो मोदी है इंडिया का अच्छा सॉरी, मुझे लगा काशिफ साहब को कहने वाले नहीं, मैं आपको मोदी को बता रहा हूँ जो हमारे मुल्क के साथ बैठा है। हम उस पर बहुत सारी तनकीद करते हैं, लेकिन तोशा खाना में जब आप बात करते हैं ना, वो जो भी उसको गिफ्ट मिलते हैं वो पब्लिकली वो जो है ना उसकी नीलामी करता है और तमाम पैसे ऑर्फन सेंटर्स में जमा कराते हैं। ये ऑप्टिक्स होते हैं लीडर्स के लिए और इसी से आपकी लीडरशिप नजर आती है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन शर्म की मकाम है, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है और तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एक तो मैं आपको बताऊं तो जो गिफ्ट मिलते हैं ना वो एज ए आपको नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के तौर पर या जनरल मुशर्रफ के तौर पर नहीं मिलते। आपके पास एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं, सदर हैं, आप सेक्रेटरी खारजा हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, उस ओहदे को मिलता है। तो ये तो और लेकिन यहाँ पर जब भी ये तो गिफ्ट लिए गए हैं वो इस तरह लिए गए हैं कि जैसे वो उनको ज़ाती तौर पर मिले हैं, उनके ज़ाती कोई भाईचारा है, उनसे कोई ताल्लुक है। जिस तरह हमारे लीडर जाके गले मिलते हैं और मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बनाने की बजाय ना ज़ाती ताल्लुकात बनाते हैं। ये हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। बहुत से हमारे यहाँ जो सियासी खानदान है ऐसा ही सर, उन्होंने मुल्क की खातिर बात करने की बजाय ज़ाती ताल्लुकात बनाए। और आप देख लें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़ाती ताल्लुकात थे, ये मिडल ईस्ट के, सऊदी अरब के, यूएई के और कतर के लोगों के साथ भी आपके ज़ाती और ज़ाती सतह पर बिजनेस भी उनके साथ किए। तो ये इसी तरह ये तोशा खाना में किया, ट्रम्प के साथ भी जाती ताल्लुक। तोशा खाना को जाती जागीर समझ के शर्म आती है जब आप रेट देखें चाय के कब तक नहीं छोड़े गए। हार, हीरो के हार, सब चीजें और इंतहा जो की ना इसमें वो इमरान खान ने की। और आप नईम बुखारी का जो उनके वकील हैं, उनको बड़े सपोर्टर हैं, उनका आप क्लिप सुन लें। देखा है मैंने, उन्होंने घड़ी पर बात की है, आप देख लेना। और घड़ी का क्या तमाशा बना। बिल्कुल। और ये सबने किया है, ये अकेले नहीं है। आप यकीन करें। लेकिन सर वो पीटीआई के सपोर्टर फिर ये कहते हैं ना, बानी के सपोर्टर, इनफैक्ट मुझे उनको बुलाना चाहिए कि वो तो जी बीबी मुलव्वस थी, वो तो फरागोगी ने एक डेढ़ अरब के गिफ्ट बेचे जा रहे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन के लोगों के वोट के जरिए जो आपको एक इख्तियार मिला था वो आप जात के लिए इस्तेमाल करें। और ये सबने किया है। सॉरी टू से। और अगर आप इतने ही ना समझ हैं कि आपको कोई यूज कर गया तो फिर तो आपको ये ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। माजी में तो ये भी रहा कि लोग अपने नौकरों को साथ ले जाते थे, उनको भी गिफ्ट है। कैबिनेट डिवीजन पे लिस्ट पड़ी है सारी ना, अभी कल जारी हुई है एक लिस्ट। तो ये तो बदकिस्मती है और ये इनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए सबको कि हमने ये किया है, लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। लेकिन चले सर अभी इसको तो दूसरा दे देना कि वो उन्होंने 9 महीने का जारी कर दिया कि ऐसे कुछ नहीं लिया जी दे चो। नहीं सब कुछ है। नहीं कोई आप ये देखें उसमें ये कोई नहीं कहा कि कुछ नहीं लिया। उसमें जो लॉ बना दिया गया, तरीकाकार बता दिया गया। अभी तक निकाला क्या? नहीं, वो असेसमेंट हो रही है, असेसमेंट हो रही है। उसमें लिखा है जो डिटेन नहीं करना उसका भी लिखा है, जो डिटेन करना है उसको आपने प्राइस देनी है, तय कर दी गई है। अब तो कानून के तहत आपको ये लिस्टें करनी पड़ेंगी। मजे की बात ये कि प्राइस भी उन्होंने खुद ही तय कर लिया। लेकिन आप देख लेना दुनिया में ये सिर्फ भारत नहीं है, भारत का वजीर आजम नहीं है, दुनिया के और मुल्क भी हैं जो पब्लिक के सामने रखते हैं कि ये तोहफे मिले हैं, इनकी नीलामी कर रहे हैं और उस पैसे को उठा के पब्लिक की सर्विस पे ही खर्च करते हैं। ऐसा ही और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा मामला सर जी, दूसरी जो आप बात कर रही हैं ना मलिक रियाज वाली, जी सर, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमेशा से इस मुल्क में नीड बेस एंड सेलेक्टिव जस्टिस होता है। इसको जस्टिस तो नहीं, मैं जस्टिस कहता हूं। ये बात साबित हो गई है, आज से नहीं बहुत अरसे से साबित है कि मलिक रियाज को इस सतह पे लाने में पूरा सिस्टम ने सपोर्ट किया है। सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका गवर्नेंस सिस्टम, आपकी फौज, आपकी ब्यूरोक्रेसी, सब ने सपोर्ट किया है। आपके मीडिया ने, मीडिया भी उसमें शामिल है। और देख लेना आप
मीडिया वालों के लोगों के घर बना के दिए इस्लामाबाद में, और बहुत सारी चीज़ें, नाम किसी का लेना क्योंकि मैं साबित नहीं कर सकता। वाइट काइलर में आता है ना ये क्राइम, सबको पता है क्या क्या होता रहा है। आपने इंटरव्यू भी देखे थे जो एक चैनल पे चले थे, किस तरह मैनेज हो रहे थे, वैसे तो नहीं हो रहे थे। इदारों को बिल्डिंगें बना के भी दी हैं, क्या टीवी मालकान को सिक्योरिटी और गाड़ियां तक दी हुई हैं, तो इसीलिए कोई नाम नहीं लेता था ना। अब तो कोर्ट के फैसलों को भी छापा नहीं जाता था, ये भी हालत थी। अब आके जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी हुकूमत, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि जी हम भी नाम ले रहे हैं, तो आप भी नाम, ये पूरा सिस्टम मिला हुआ था। और आज आपकी ज़रूरत है कि मलिक रियाज को आपने स्क्रू करना है, तो आज आपको ख्याल आ गया 15-20 साल से जब पूरी कौम को उन्होंने लूट लिया। सर कर पाएंगे, आपके जंगलात, मेरी बात सुने, आपके जी सर। जंगलात सारे ले लिए उन्होंने, हाँ। शामलात की और जंगलात की जमीनों पर पे कब्जा हो गया। सबको नहीं पता, गांव के गांव बसे हुए फेंक देते थे उठा के, वो कराची में क्या हुआ सुप्रीम सर? कोर्ट में साबित हुआ ना, ऐसे ही, 462 अरब रुपए के उसके ऊपर जुर्माना साबित हुआ ना। वहां तो 1 मिनट की सजा दी ना यूसुफ रजा गिलानी को, वजीर आजम को फारिग कर हटा दिया। दिया। आप एक प्रॉपर्टी टाइकून को फारिग नहीं कर सकते, जिस सर अभी भी नहीं कर सकेंगे। मेरा सवाल सर यही है आपसे, सर, मैं- मुख्तसरन हाँ या ना, आपको देखिए, लगता है कि मैं- उनको ला पाएंगे? चलिए सर इतना तो बता देना। मैंने सनाउल्लाह आपको साहब। बता दिया कि ये नीड बेस्ड जस्टिस हो रहा है, नीड बेस्ड आप कार्रवाई कैसे, चलिए अब उनको जरूरत महसूस हो रही है तो वो कर पाएंगे सर? क्या कह सकते हैं, दरमियान में कोई फिर डील हो जाए। वाह, बहुत सारी जबरदस्त चीजें- जबरदस्त। बहुत मैं सारी शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये फिर जो डील हो जाए ना, ये क्या ही खूबसूरत इन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में ये कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है मेरा इस प्रोग्राम में, चूंकि सनाउल्लाह साहब ने कुछ ऐसे नाम और कुछ बातें कर दी हैं जिनका मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होना चाहता। तो जो कुछ सनाउल्लाह साहब ने कहा, मैं मैंने कोई नाम नहीं लिया करता भाई। हूँ उससे। और दूसरी बात यह है कि मैं तो खुशी से फूला नहीं समाता हूँ कि किस किस्म की कारीगर हम कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम उस जगह से भी पैसे बना लेते हैं जहां से कोई बंदा पैसे बनाने का सोच भी नहीं सकता। मट्टी से सोना निकाल लेते हैं। इतनी टैलेंटेड कौम है हम वो डील बना लेते हैं जो किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सर सोची सोशल होती। मीडिया पे चल रहा होता है ना, इस कॉम पे कर्ज कैसे चढ़ गया, इतने जीनियस हैं हम। मतलब जो आपने देखा है वो सोशल मीडिया पे, वो तो सिर्फ एक झलक है। ऐसे ही है आप सर। ये अंदाजा करें, जी सर। आप ये अंदाजा करें कि ये जो आप तोशा खाना, अब तोशा जो है वो बुनियादी तौर पे मेरे इलाके की एक मिठाई है जो आमतौर पे इधर अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ उधर ही बनती है और उधर ही बनती है। तो तोशा खाना जो है उसमें क्या क्या चीज आई, मतलब गाड़ी की कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि आप ले सकें, आपने वो भी ले ली यार। ली है ना सर, आपने कारपेट ले लिए, आपने क्रॉकरी आइटम्स ले ली, आपने कोई चीज वहां पे छोड़ी नहीं जिसका जो दाव लगा। और माजरत के साथ ये जो मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, साफी लोग जो अपने आप को साफी कहलाते हैं, साफियों ने भी कुछ नहीं छोड़ा। जो साफी साथ जाते थे, जो कुछ वो लेके आते थे, बल्कि मुझे याद है 1-2 साहिबान तो ऐसे हैं कि वो जो कीमत मुकर्रर की खजाने ने, तो वो साफी भाइयों ने नहीं दी, तो वो कैबिनेट डिवीजन का अफसर उस दफ्तर में चक्कर लगाता रहा 2-3 दफा। आखिर में हुकूमत वक्त ने खुद अपने पल्ले से पैसे भर के तो जान छुड़वाई कि यार ये साफी साहब तो अब टका तेला नहीं देने वाले, दे दें इनको। तो मेरे ख्याल में हम इससे जान छुड़ा लें, चूंकि वो ज़ाहिर ज़ाब्ता है, कानून है उसके मुताबिक। तो ये 21 तोपों की सलामी है जी हमारी 9 माह की जो हुकूमत है, इसने अभी तक कुछ नहीं दिया, और 32 तोपों की सलामी होगी जब ये जाएंगे। पिछले सेगमेंट में एक बात की थी उन्होंने, नौशाद साहब ने, कि जी वो उन्होंने काला कोट पहनने की माजरत कर ली है और माफी मांगी है उन्होंने पीपल्स पार्टी से। तो मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि अभी जो कुछ हो रहा है और उसमें जो जो लोग फैसिलिटेटर हैं वो क्या तो नहीं, अब तो मेरा ख्याल है सारा कुछ ही काला हो गया। तो ये चलिए नौशाद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं ना, नौशाद साहब से जवाब ले लेते हैं शहजाद साहब इसका पहले। जी नौशाद साहब, आप मैंने सवाल रखा है सबके सामने सर, उसका भी एक तो ये तोशा खाना की डिटेल्स देखें ना, कितनी अच्छी हुकूमत है हमारी, कितनी फेयर चल रही है, सब कुछ सब शफाफ तरीके से चल रहा है, आवाम के सामने सर डिटेल्स रख दी हैं। अब और क्या चाहिए और क्या डिमांड करें हम इनसे? और दूसरा उधर FIA को भी लेटर लिख दिया है सर, ले आए तो मेरे ख्याल में आ जाएंगे वो। देखिए, 2 बातें हैं। मुझे फारूकी साहब की बात तो बीच में मुझे नहीं सुन नहीं सका मैं, वो शायद लगा कि नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ उस वक्त। उन्होंने क्या कहा मुझे मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई, लेकिन जो तोशा खाना का मामला है ये जी बस नहीं चला। सीधी सी बात है, मामला इस हद तक उछल गया है कि अब जो है वो सब डर रहे हैं। ये अभी काशिफ साहब ने बताया कि सब डरे बैठे हैं, इस वजह से किसी ने लिया। अगर फर्ज कीजिए कि ये मामला इस तरह से उछला ना होता और इतनी कोई इज्जत बेइज्जती वाला मामला ना होता, तो शायद हो सकता है अब तक भी तोशाखाना दोबारा साफ हो चुका होता।
क्योंकि जब तोशाखाना कोई इमरान खान साहब के दौर में नहीं आया था, उससे पहले भी उसके बड़े किस्से थे, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले हार के हों, चाहे BMW के हों, चाहे किसी के भी हों, तो लेकिन उस वक्त तक इतनी जो है वो केस इतना ज्यादा उछले नहीं थे, बस उसको दबाया जाता रहा था, इस वजह से जो है ना वो मामला चलता रहा। अब शायद ना चल सके, हो सकता है कि ना चले, पता नहीं। वैसे ये फारूकी साहब से मैं पूछूंगा वो कौन से साफी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे काफी दौरे करने का मौका मिला। बदकिस्मती से मुझे किसी ने जो है वो कुछ भी नहीं दिया, ना मुझे लेने की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी ने कुछ दिया, ना ही मेरे इससे कुछ सर आया। वो पता तो नहीं, शायद दिया। नौशाद साहब सॉरी, वो पब्लिक है, वो तो आप कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे जाएं, सबके नाम लिखे हुए हैं, आपका नहीं है उसमें वाकई। फारूकी साहब का ये वो कमाल देख है, चुके हैं। फारूकी साहब का सनाउल्लाह ये साहब check कर कमाल है, चुके हैं नौशाद आपका नाम साहब ये उसमें। किसी का नाम नहीं लेते, बस इशारा देते हैं। नहीं, मुझे तो सर मुझे अपनी परेशानी है। मुझे परेशानी इस बात की है कि जिन लोगों को मिले मुझे क्यों नहीं मिला कुछ। मैं कीमत दे के ही ले लेता। मुझे सर तो किसी ने रोलेक्स दिया घड़ियां हैं, कुछ नहीं। रोलेक्स की घड़ियां हैं, रोलेक्स की। और सर हमें लकड़ी की घड़ी किसी ने नहीं दी, तो हमें तो सिर्फ जिसने तरखाया वो एक सोवेनियर के ऊपर तरखाया, या फिर उन्होंने कोई जैसे कह लीजिए कि वो एक जो वो शील्ड टाइप होती है उसी पे ही गुजारा किया। मेरे तो दौरे पर पता नहीं क्या चक्कर है, वो मखसूस साफी हो सकता है, फारूकी साहब होते हो या आप कुछ असली सिस्टम वाले होगा। साफी नहीं है ना, वो वाले साफी जो उस कैटेगरी में फाल करते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही साफियों की चक्कर। भी कैटेगरी होती है। सर असली वाले आप तो साफी का नाम हम- बताएं, हाँ जी? ये असली वाले साफी का नाम बताएं, हम तो नकली असली हैं। वाले साफियों का नाम तो आपको पता है, क्योंकि आप साफियों के नहीं रहनुमा सर, हैं। हम तो नकली हैं, हम शहजाद नकली साहब, हैं। चले नौशाद साहब को कंप्लीट करने में शहजाद ब्रेक लेना है। साहब और शहजाद आपसे कोई पूछे ना तो आप कहें टू होम इट में कंसर्न, बस ये बता दिया। तो वो नौशाद ये साहब बात की नैब वाली और FIA वाली वो बात मुझे दुरुस्त लगती है। सनाउल्लाह साहब की देखिए ये नीड बेस्ड जस्टिस की बात यकीनन दुरुस्त है कि आज अगर ये जरूरत हमें पेश आ रही है कि हमने मलिक रियाज, जिसका नाम भी ना कोई टीवी चैनल ना कोई अखबार को करीब भी नहीं जा सकता था, बल्कि वहां से नवाजा जाते थे, तो अब अगर हम उनका नाम लेने पर मजबूर कर दिया हमें एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने या इदारों ने, तो उसकी रीजन यही है कि आज जरूरत इस बात की है कि उनको जो है पकड़ के पाबंदे सलासल किया जाए। उसके पीछे जो भी वजूहात हों वो एक अलग से डिबेट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में मैं ये समझता हूं कि मलिक रियाज साहब ने जिस दिन से ये कहा है कि उनके पास गुज़िश्ता जितने भी साल हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तो मेरी ख्वाहिश और इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस चीज में है कि मलिक रियाज साहब को मैं किसी तरीके से ये बात समझा सकूं कि खुदारा आने वाली हमारी जो पाकिस्तान की नस्लें हैं उनकी खातर आप ये सब कुछ पब्लिक कर दें, क्योंकि जब ये पब्लिक होगा तो बहुत सी चीजें, बहुत सी गुत्थियां जो है वो सुलझ जाएंगी और बहुत सी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, एक और चीज भी आज पब्लिक की गई है। नौशाद जी साहब जी जो आप सनाउल्लाह बात साहब। कह रहे थे ना, मैं समझा इतनी सकूं सादगी है उनको। नौशाद मलिक साहब। रियाज को जो समझाने जाता है ना, वो मलिक रियाज उनको समझा के खैरियत से वापस भेज देता है। उसके नहीं, बाद वो नहीं, आपको कहता है नौशाद मलिक साहब, रियाज ये जिंदाबाद क्या है। मुझे भेजा जाए। ये कितनी सादा बात है कि आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों, वो अपनी आने वाली नस्लों का कुछ ना करे। हाँ, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का कह रहे नौशाद हैं। साहब, फारूकी साहब भी चाहते हैं कि मैं मलक साहब को समझाने के बाद जाऊं। बता दूं उनकी हाँ। आने वाली नस्लें नहीं, मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा नौशाद साहब चाह रहे हैं कि चलो होनी शायद कुछ लब जाए। खैर, ब्रेक ले लेते हैं। सवर चुकी हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो उनकी आने वाली नस्लें हैं। ये मैं आपको गारंटी कर ये देता हूं इस चीज बात की। मेरे- शहजाद फारूकी साहब को मलिक दूसरी रियाज बात के ये है, करीब मैं ये जाने बात के लिए क्यों कह चौधरी रहा था? बनना पड़ेगा। चलें जी बस। मेरे ख्याल में इस पे मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें पब्लिक की जा रही हैं, तोशाखाना की डिटेल, तो एक और चीज भी पब्लिक कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कुछ अदाद शुमार जो है वो पब्लिक किए गए। बताया गया कि दिसंबर का जो महीना था जी, पिछला महीना, उसमें महंगाई की शरह जो है उसमें रिकॉर्ड कमी हुई थी। पता नहीं चला, वैसे हमें शायद ब्रेक के बाद पता चल रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ अदाद शुमार हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हैं कि दिसंबर में महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट रिकॉर्ड कमी हुई है। उससे पहले कभी इतनी कमी नहीं हुई है। अब ये किस जगह पे महंगाई में कमी हुई है, किस तरह से हुई है, मेरे ख्याल में पहले ये हम समझ लेते हैं। और सनाउल्लाह साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो सनाउल्लाह खान साहब आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ समझिए, हमें तो कोई चीज़ सस्ती नहीं लग रही सर कहीं पर भी। अच्छा देखें, हुकूमतों का काम होता है कि वो अपने बयानियाँ बनाती है और इस किस्म की चीज़ें करती है। अच्छा, ये सारी प्रेस रिलीज ये टेक्निकली गलत है। गलत जो है ये जारी किया है उसकी वजह मैं बता दूं जी जी। कि ये जो 4.1% दिसंबर में इन्फ्लेशन की शरह रही है ना, ये महंगाई में कमी नहीं कहते इसको। हाँ ये महंगाई के इजाफे की जो रफ्तार है ये 4.1% हाँ, घोड़ा जरा स्लो चल रहा है उनका। कीमतें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है, स्लो इजाफा हुआ है। जो पहले 38% हो रहा था
अब वो 4.1% पे आ गया। तो ये तो क्लैरिफाई कर लें कि कीमतें किसी चीज़ की कम नहीं होंगी। सर फिर इसको ये बल्कि अभी महंगाई भी की महंगी। स्पीड की शरह कहना चाहिए। जी जी, ये है स्पीड ना? कम हुई। अब स्पीड की देखें शरह। अब एक्चुअल महंगाई है क्या चीज़? जी सर। इस वक्त है क्या? जी सर। देखें, एक होता है कंपाउंड इन्फ्लेशन कहते हैं। कंपाउंड इन्फ्लेशन अगर लास्ट दो साल की आप देखें ना, तो वो 50% से ज़्यादा है इस वक्त। मैं उसको असल इन्फ्लेशन कहता हूँ। आज इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा है, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। हाँ। उसकी वजह एक है कि आप 2 साल पहले की अगर आप प्राइसेस देखें, बिजली की देखें, गैस की देखें, पेट्रोल की देखें, आप अपने जो करेंसी है उसको क्रोनोश की देख लें, सब चीज़ की, दाल चावल हाँ, चीनी किसी भी आटा चीज़ की, हाँ। सब कुछ तो उसको आप कैलकुलेट करके जब कंपाउंड करेंगे ना, तो 50+ आपकी इन्फ्लेशन होगी 2 साल की। कंपाउंड इसको कहते हैं, और वो कम नहीं होगी आगे भी। हाँ, बढ़ती रहेगी। रफ्तार जो है ये रहेगी। मतलब है असल में बेस जो थी ना, ये 4% क्यों हुई है? इसकी बेस 38% थी। ये 38% से कंपैरिजन हो रहा है इसका, जो और दिसंबर अभी इट्स लाइक 28.8%। इस वक्त हाँ, जो लास्ट मंथ की जिन्होंने बताई है। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वो तो कह रहे हैं ना। 28% नहीं है जी, 4.1% है। हाँ सर, ये वजारत खजाना ने जो नहीं, बताया। 28% गुज़श्ता साल की बता रहे हाँ, हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में। दिसंबर की 2023 की बता रहे हैं, 24 की भी नहीं बता। हाँ, अगर 24 की ये है तो 23 की 28% थी। उससे अब वो बेस है, उस बेस से जब आप प्राइसेस को कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपकी इंक्रीज कम बनती है। एक्चुअल इंक्रीज मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ 50% से ज्यादा है। तो महंगाई को ये कंफ्यूज किया जा रहा है, और हुकूमतों का ये काम होता है लोगों को लपेट लपूट के सही कोई तो हमें अच्छी खबर सुनने को मिलती है ऑन ना। ग्राउंड जो होता है ना, ऑन ग्राउंड आप जिस तरह बता रही हैं, हमें भी जी पता सर। है, हम भी बाजार से चीजें लेने जाते हैं। बिल्कुल सर। जो आपकी रुपए की कदर थी ना आज से साल पहले, अगर 10,000 थी, वो आज 2,000 रुपए हो गए। ऐसे ही सर। तो कभी ये कभी 2000 भी नहीं फिर रहेगी। आप किस तरह कह सकते हैं कि महंगाई कम हुई? सर, मैं तो ये कह ही फिक्र, नहीं, ये तो वज़ारत मुझे खजाना बुनियादी से- तौर पर वजारत खजाना के इस फिक्रे पर इतराज है। बिल्कुल जी सर, और बिल्कुल बजा आपका एतराज़ है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल में नौशाद साहब पहले आपको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे आखिर में बात करती हूँ तो इन सब को इतनी बातें याद आ जाती हैं कि वो क्या कहते हैं, मेरी बात बीच में रह गई, आपकी बात बीच में रह जाती है सर। अच्छा, पहले तो वो जो पिछली बात रह गई थी वो ये थी कि मैं ये इसलिए कह रहा था कि मलिक रियाज साहब को जो है ना वो लाया जाना और उनकी तरफ से पब्लिक होना बहुत जरूरी है कि जी दुनिया सर। भर में जो जितनी भी ये क्राइम या क्राइम रिलेटेड चीजें होती हैं, इन ऑफेंसेस को आइंदा के लिए कंट्रोल करने के लिए इनके वो रिसर्च करना और इनके रास्ते बंद करना बहुत जरूरी होता है। जो भी मॉडस ऑफ आए रहा है मलिक रियाज साहब का, वो पब्लिक के सामने भी आना जरूरी है और वो एजेंसीज अथॉरिटीज के सामने भी आना, ताकि वो रास्ते ब्लॉक कर आई सके। विश ये आ जाए, हमें क्या है इसमें। मुझे 100% इस चीज का यकीन है कि किसी की इंटेंशन जो है वो ये नहीं होगी हमारे यहाँ भी। वो फिर वो वही बात है जो सिलेक्टिव जस्टिस वाली बात है। अच्छा, ठीक है बात सर। जहां तक आ गई ना इन्फ्लेशन की, देखिए होता ये है, ये बात दुरुस्त है सनाउल्लाह साहब की। मेरे नजदीक तो पिछले 10 साल के अंदर अगर आप कंपाउंड इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो कोई 6 टाइम्स हो चुकी है। अगर आप उसमें जो करेंसी पैरिटी है वो भी डाल लीजिए और उसका भी सारा सिस्टम डालें तो ये 5-6 गुना का मामला है। होता ये है कि 2% से एक चीज 9% पे चलेगी, जब 9 से 8% पे आती है तो हुकूमत जो है वो दावे करना शुरू कर देती है कि जी ये जो है वो 1% जो है कम हो गई है। हालांकि जो 8% बढ़ी हुई है उसकी कोई बात नहीं करता। हाँ। ये 1% एक साइड है सिर्फ उसके बढ़ने के और कम होने के लिए। जो बात ये कह रहे हैं ना सनाउल्लाह साहब, ये वाकयातन ये उसकी जो इंक्लाइन होने की या बढ़ने की रफ्तार है उसके अंदर कमी है, जिसकी बात हम कर रहे होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और जो प्रोसीडिंग पीरियड होता है हमेशा ये किसी प्रोसीडिंग पीरियड से डिटरमिन की जाती है। वो डिटरमिन करने का मतलब कतन भी ये नहीं होता कि वो जो है वो उसकी महंगाई में कमी है। एक्चुअली पिछले साल 28.8% से बढ़ रही थी या 24.8% से बढ़ रही थी, इस वक्त 4.1% से बढ़ रही है। तो महंगाई अभी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, उसकी बढ़ने की रफ्तार को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक हो गया सर। सर इस सेगमेंट का टाइम आपको पता है सर कम होता है। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और खास तौर पे महंगाई के साथ साथ ये किसी की जो गैर जिम्मेदारी है उसका भी मेरे ख्याल में जिक्र करना चाह रहे हैं। PIA के हवाले से जो एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना बयान हम सभी जानते हैं, साबिक वजीर साहब ने दिया था, गुलाम सरवर साहब ने दिया था, बड़ी लेदे भी हुई थी, बड़ा नुकसान भी हुआ। उस पर भी काशिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं महंगाई की शरह के साथ साथ? देखिए, महंगाई की शरह के हवाले से जो बात नौशाद साहब ने की, मैं बिल्कुल इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि शरह जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी वो 38 पे थी या 28 पे थी, अब वो 4.1% से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई ख़त्म होने की रफ्तार ख़त्म नहीं हुई है।
जो बात है ना, असल में देखें PIA का मामला था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सरवर साहब उसके वजीर थे, इन्होंने जो PIA के पायलट्स के लिए और जो बातें की, जो सारी चीज़ें की, उसके बाद से PIA को जो नुकसान पहुंचा वो इस हद तक शदीद हो गया कि फिर वो PIA अपने हाथ पाँव पे खड़ी हो सकी। हमने कोशिश की कि बिक जाए, ऑक्शन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बड़े प्रधानमंत्री और बड़े तजर्बाकार वजीर भी और माशाल्लाह हसन फवाद भी एक थे, उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन वो नहीं बिक सका। दोबारा PIA ने थोड़ा सा रिवाइव किया। असल बात यह कि वो उस दौर में उस बयान के तनाजुर में क्या नुकसान हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, उन सब के ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की तरफ से बात हुई है कि उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए ताकि पता लगे कि उस सारे सिनेरियो में PIA को एक्चुअल लॉस कितना हुआ। और एक्चुअल लॉस जो है वो सही मानो PIA को उससे पहले भी लॉस था, क्योंकि सियासी भर्तियां हैं, जब तक सियासी भर्तियां नहीं रुकेंगी, पॉलिटिकल लोग डिसीजन नहीं करेंगे, PIA का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनने जा रही है जो इस बात का अहाता करेगी कि मुहर्रिकात क्या थे और नुकसानात क्या थे। ठीक हो गया। मैं मेरे ख्याल में लास्ट 1 मिनट है हमारे पास। लास्ट मिनट में मैं चाहूंगी शहजाद साहब आप कुछ अगर फरमा दीजिए सारी चीजों पे जो भी डिस्कस हुई है। कभी कभार आप कभी कभार बड़ा हैरान कर देती हैं, कभी कभार तो आप खोरोनोश कह के मुझे परेशान करती हैं, लेकिन जब आप सता सवित्रा कहती हैं तो दूध का धुला छोड़ के कहीं और निकल जाती हैं। तो आप में हैरान कर देने का बहुत पोटेंशियल है। दूसरी बात यह है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे नजदीक ये पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये यानी आप मुझे ये बता रहे हैं कि हमारा सत्यानाश हो रहा था, अब सवा सत्यानाश हो रहा है, उसकी रफ्तार क्या है, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे तो यही पता है ना कि मेरा सत्यानाश नहीं कर रहे हैं ना। सनाउल्लाह साहब ने तो क्लियर किया ना उसको कि खुश ना हो, इसमें स्पीड कम हुई है। गुजारिश सुन लेना। जी सर जी। देखिए ना, आप टोक के जो बिल्टअप कर रहा होता हूँ, आपने बिल्कुल मोमेंटम तोड़ दिया है। सॉरी, माजरत आपके सामने कि ये पढ़े लिखों की बहस है कि ये 4.127 की निस्बत से शरह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। पहले हमारा 28.32 की शरह से हमारा सत्यानाश हो रहा था। एक आदमी का 1 करोड़ रुपए का इनाम लग गया, तो वो अखबार नवीस पहुंचे, उन्होंने कहा जी ये आपका 1 करोड़ का लॉटरी टिकट कैसे लगा? तो उसने कहा जी देखें बात ये है कि मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो 5 परिंदे जा रहे थे। तो उस दिन 9 तारीख थी, तो मैंने वो 9 और 5 को ज़रब दिया, गुना किया, तो वो 41 मैंने फिर नंबर लगा दिया। ठीक है। कहा लेकिन 9 को 5 से ज़रब दें तो 41 तो जवाब नहीं आता। उसने कहा देखो अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारा इसीलिए नहीं लगता इनाम कि तुम्हें गुना करना नहीं आता। जिस तरह से हम गुना करते हैं, अगर आप उस तरह गुना करें तो आपकी भी लॉटरी लग सकती है और पाकिस्तान की भी लॉटरी लग सकती है। आपने पढ़े लिखों को बहुत आजमा लिया, आपने कहा ग्रेजुएशन होगी असेंबली में पहुंचने की जो मयार है, तो मेरा ख्याल है अनपढ़ लोगों को आने देना चाहिए। पाकिस्तान को या किसी भी दूसरे मुल्क को कभी अनपढ़ लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि फारूकी साहब बड़े फिट टाइम मलक रियाज बनने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। टाइम नहीं है मुझे कहा जा रहा है क्लोजिंग करनी है। रियाज बनाने के लिए आप तुले बैठे हैं मुझे मलक रियाज बनाने के लिए, लेकिन मैं किस्मत का ऐसा धनी हूँ कि वो जो 2005 में सारी दुनिया के सहाफियों ने प्लाट लिया, मेरा वो प्लाट भी मेरी सहाफी कम्युनिटी के जो मलक बस नाज़रीन देख ले कि आज हमारे सहाफियों के जो गिले शिकवे हैं वो खत्म नहीं हो रहे। एक तरफ नौशाद साहब कह रहे हैं नाज़रीन कि उन्हें कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ अब शहजाद साहब ने गिला कर दिया। तो मेरे ख्याल में कि अभी काशिफ साहब की तरफ से भी कोई गिला है या सनाउल्लाह साहब भी ऐसा कुछ फरमाएं, उससे पहले मेरे ख्याल में प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नेक्स्ट मंडे जो कमिंग मंडे इनफैक्ट हम आपसे मिल रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।